हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद परी। जैसे कि हम देख रहे थे एनसीईआरटी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब दूसरा चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल पे आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं दूसरा चैप्टर, ठीक है। दूसरा चैप्टर है ग्लोब के बारे में, कि अगला उसका चैप्टर था सौरमंडल के बारे में पढ़े पहला चैप्टर में, दूसरा चैप्टर है ग्लोब के बारे में, ठीक है। ग्लोब के बारे में देखते हैं और अक्षांश एवं देशांतर देखते हैं। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है। उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ा सा चपटी है और मध्य भाग में जो है उभरी हुई है। उत्तर और दक्षिण में पृथ्वी जो है थोड़ा चपटी हुई और बीच में जो है उभरी हुई है, ठीक है। दिखती कैसी है आप सोच सकते हैं। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। देखिए यहाँ पे ग्लोब दिखाया जा रहा है। इस ग्लोब को आप लोग देखिए, ये ग्लोब है, ठीक है। इस ग्लोब को देखिए, जो कि ये जो है पृथ्वी के जो है ना एक लघु रूप है, पृथ्वी का लघु रूप है। ग्लोब क्या है? एक पृथ्वी का लघु रूप है, एक वास्तविक प्रतिरूप है। लघु रूप में एक जो है ना वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब जो है अलग अलग आकार के मिलते हैं, बड़े ग्लोब भी होते हैं, छोटे ग्लोब भी होते हैं। बड़े ग्लोब है जो कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। बड़ा ग्लोब को एक पॉकेट में भी, मतलब छोटा ग्लोब होता है जो कि पॉकेट में रखा जा सकता है। एक गुब्बारे जैसे होते हैं जिसमें मतलब कि हवा भी भरी जा सकती है, वैसा ग्लोब मिलता है। एवं आसानी से एक दूसरे के स्थान पे जो है उसको ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार घुमाया जा सकता है, जैसे कि कुम्हार पहिया। जैसे कि आप बचपन में लट्टू घुमाए होंगे, तो उसी तरह से ग्लोब घूमते रहता है। और कुम्हार के यहाँ पहिया घूमते रहता है, उसी तरह से ग्लोब भी घूमता है, वो स्थिर नहीं रहता है। ग्लोब पर देश जो है ना, ग्लोब पर क्या क्या देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि पृथ्वी पे है वही ग्लोब पे दिखाया जाता है। ग्लोब पे हम लोग देश को देख सकते हैं, महाद्वीप को देख सकते हैं, महासागर को एक सही आकार में जो है दिखाया जाता है, जो कि छोटा सा प्रतिरूप होता है पृथ्वी का। उसी पे जो है महाद्वीप, देश और महासागर को दर्शाया जाता है। पृथ्वी के समान ही ग्लोब जो है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु के, मतलब कि बिंदु की स्थिति में दिखाया जाता है, या फिर रेखाएं के रूप में भी दिखाई जाती है। बिंदु की स्थिति का वर्णन कठिन है। ये प्रश्न उठता है कि किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है, इसलिए ग्लोब को लाया गया था। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं कुछ रेखाओं की आवश्यकता होती है, जो कि ग्लोब में कुछ रेखाएं और कुछ बिंदु दे दिए जाते हैं, उससे हम लोग जान पाते हैं। देखेंगे कि ग्लोब जो है, ग्लोब में सुई कहता है, एक सुई में ग्लोब, एक सुई ग्लोब में जो है ना झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। एक सुई आकार का होता है ग्लोब में, वो जो कि ग्लोब में होता है, जिसे क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ग्लोब में जो सुई आकार के होता है उसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव होते हैं। और जो सुई जो है ना दो बिंदु पे होती है, जिसे सुई ऐसे रहा तो ये उत्तर हुआ और ये दक्षिण ध्रुव होता है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। इस सुई के भांति जो है पूरा पश्चिम घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखिए कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तविक में ऐसी कोई सुई नहीं है, ये काल्पनिक है, ठीक है। कोई सुई नहीं है वास्तविक में, काल्पनिक दिखाया जाता है। वो सुई को, अक्ष को चारों ओर घुमाने के लिए काल्पनिक रेखा है सुई जो है। एक अन्य काल्पनिक रेखा जो रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। काल्पनिक रेखा जो है दो बराबर भागों में बांटती है, वो सुई विषुवत वृत्त कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं। दो भागों में बांटता है, उसे क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त, ठीक है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आगे आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे जो है दक्षिण में स्थित दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। कहता है विषुवत में ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश, कहता है समानांतर वृत्त को अक्षांश कहते हैं। अक्षांशों को जो है ना अंश में मापा जाता है। अक्षांश को किस में माप सकते हैं हम लोग? अंश में माप सकते हैं। विषुवत जो है ना, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ जो है ना ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त के 1/4, अतः इसका माप जो है 360 अंश होगा, यानी कि 1/4 और 90 अंश। 360 का 1/4 कितना होता है? 360 का अगर 4 से भाग दें तो हो जाएगा 90।
यानी कि 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव की ओर दर्शाता है और 90 अक्षांश जो है दक्षिणी ध्रुव की ओर अक्षांश दिखाता है। ठीक है, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर जो है ना, उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं और दक्षिण को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ जो है उनकी दिशा यानी कि उत्तर या दक्षिण लिखा जाता है। इसीलिए ऊपर में उत्तर लिखा जाता है और नीचे दक्षिण लिखा जाता है। सामान्यतः मतलब ऐसे ही सिंबल से दर्शाया जाता है उत्तर और दक्षिण को। फिर देखते हैं कि महाराष्ट्र में एक चंद्रपुर जगह है और ब्राज़ील में जो है ना बोलो होरिजोटे एक जगह का नाम है ब्राज़ील में, जो कि उत्तरी दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। बोलो होरिजोटे जो कि 20 डिग्री अंश पर स्थित है, मतलब 20 डिग्री पर स्थित है। लेकिन दोनों चंद्रपुर जो है ना उत्तर में है और जो ये होरिजोटे है विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित है। वो विषुवत वृत्त के उत्तर में है और ये दक्षिण में स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर जो है ना 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और बोलो होरिजोटे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, जैसा कि चित्र में यहाँ दर्शाया गया है। कहता है कि हम विषुवत वृत्त को दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश का आकार जो है घटते जाता है। विषुवत वृत्त जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, ये विषुवत वृत्त हो गया, ये लाइन यहाँ, ये जो है ना कर्क रेखा और ये मकर रेखा है और ये उष्ण कटिबंध होता है और ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और भी अच्छे डिटेल से। चलिए अक्षांश के बारे में पढ़ते हैं कि अक्षांश रेखा क्या मतलब कि कैसे खींचा जाता है। विषुवत वृत्त जो है ना, जैसे कि हमने देखा अभी बीच में विषुवत वृत्त था, 0 डिग्री से होता है। उत्तर ध्रुव जो है 90 डिग्री तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री होता है। मतलब विषुवत वृत्त जैसे ये विषुवत वृत्त है तो 0 डिग्री जो है ना दक्षिणी ध्रुव 0 डिग्री यहाँ से होता है, यहाँ 90 डिग्री दक्षिणी और 90 डिग्री उत्तर में होता है। और इसके अलावा भी 4 रेखाएं और भी होते हैं। देखते हैं 4 कौन कौन सी रेखा है। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होता है जो कि 23.5 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री पर होता है कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में जो है मकर रेखा, जैसे कि हमने अभी देखा ऊपर 23.5 डिग्री दक्षिण में होता है। और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर ध्रुव वृत्त पर और दक्षिणी वृत्त जो है ना 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर होता है। 4 लाइनें हमने देखी अभी ऊपर ग्लोब में। चलिए आगे देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। ठीक है, कटिबंध के बारे में अब देखते हैं। जैसे उष्ण शीतोष्ण ये सारे था। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अंशों पर सूर्य जो है ना वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। बता रहा है कि कर्क और मकर रेखा के बीच जो है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो है ना एक बार जो है सिर जो है ना दोपहर में सिर के ठीक ऊपर जो है ना सूर्य होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, और नीचे होता है जो शीतोष्ण कटिबंध होता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में जो है ना बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य जो है ना क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए ये शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, शीत कटिबंध कहला जाता है। ठीक है, शीत कटिबंध कहा जाता है। अब देशांतर देखते हैं। अभी अक्षांश देखा हमने, तो अब देशांतर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देशांतर है दिखाया जा रहा है, ये ऐसे लाइन जो होता है देशांतर होता है, और अक्षांश को हमने देखा ऐसे था। ठीक है, ये उत्तर से पूरब से पश्चिम रहता है अक्षांश और उत्तर से दक्षिण देशांतर रेखा। चलिए और देखते हैं देशांतर रेखा के बारे में देखते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस
उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है, जैसे कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंग द्वीप है, प्रशांत महासागर में टोंग द्वीप एवं हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप। एक अक्षांश जो है ना 20 डिग्री दक्षिण में 20 डिग्री दक्षिण जो है ना स्थित है, उनकी स्थिति सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थिति की दूरी कितनी है, ये जानने के लिए पता करना होगा। कहता है कि इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश में मिनट में 1 मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है, ध्रुव पर की 0 डिग्री हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में जो है मिल जाती है। सभी देशांतरीय याम्योत्तर कहाँ मिलती है? ध्रुव पर मिलती है, जो कि 0 डिग्री हो जाती है। अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाओं में भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई सामान्य होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच जहाँ ब्रिटिश राज्य की वेधशाला स्थित है, ग्रीनिच में से गुजरने वाले याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को पश्चिम याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान जो है ना 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम की गणना कर सकते हैं। प्रमुख याम्योत्तर जो है ना 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में जो है अलग अलग विभक्त करता है, यानी अलग अलग बांटता है। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए उत्तर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर जो है ना पश्चिम यानी कि इससे सिंबल से दिखाया जाता है, उपयोग किया जाता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित हुए। 180 डिग्री जो है ना पूर्व और जो पश्चिम है वो एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। ग्लोब पे बना हुआ है ग्रिड, उसको देखना है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में जो धुबरी है 26 डिग्री उत्तर और अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित है धुबरी जो है। अब उस बिंदु को देखे यहाँ से दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। यही बिंदु जो है ना धुबरी की सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए कागज का समान दूरी वाली क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर एवं मतलब ये सारे बताया जा रहा है कि नामों में ये सब विभक्त हैं। समझने के लिए मान लीजिए ऊर्ध्वाधर पूर्व जो है क्षैतिज रेखाएं विभक्त करती है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे जैसे दिखाया जा रहा है हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर, ये इंडिया हमारा है और ये अटलांटिक महासागर, ये मैप दिखाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे कि वृत्त जो है ना अक्षांश जो है 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और अन्य वृत्तों को देखें। देशांतर और समय के बारे में देखते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन जो है ना वो पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रह की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, जैसे कि आप भी जानते होंगे। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर से सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बिना सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊपर ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। आप समझते जाएंगे दोपहर होगी, चूंकि पृथ्वी जो है ना पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में है उसका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उसका समय जो है ना पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम लेते हैं, बिल्कुल घूम लेते हैं। 1 घंटे में 15 डिग्री, जैसे 360 डिग्री जो है 24 घंटा में घूमते हैं। तो बता रहा है कि 1 घंटे में कितना डिग्री, तो 15 डिग्री 1 घंटे में घूमेगा, 15 डिग्री होगा।
और 4 घंटे तो 4 मिनट में कितना होगा, तो 1 डिग्री 4 मिनट में होगा, 15 चौका 60। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर 12 बजते हैं तो ग्रीनिच में जो है ना 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, जैसे यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे। वहाँ दोपहर 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनिच में 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी कि वहाँ सुबह जो है ना 11 बजे होगा। इस प्रकार जो है ना ग्रीनिच दोपहर 12 बजे होंगे और उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी, 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं 12। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस समय स्थान या का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि यदि दिए गए देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है, हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारिका यानी असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 डिग्री 45 मिनट का अंतर होगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री को मानक याम्योत्तर माना गया है। भारत में कितना डिग्री मानक याम्योत्तर माना गया? 82.5 डिग्री। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है, लंदन के बारे में बताया जा रहा है कि इंग्लैंड में अंतर कितना है? भारत और इंग्लैंड के बीच जो है ना, भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट यानी 5.5 घंटा आगे। इसीलिए अब जब लंदन में 2 बजते हैं तो भारत में 7:30 बजते हैं। कुछ देशों जो है ना देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 1 से अधिक मानक समय है, 11 मानक समय अपनाया गया है रूस में। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। चलिए दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया। इसका क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। पृथ्वी का सही आकार क्या है? जैसा कि आपने पढ़ा कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। पृथ्वी जो है पूरी तरह से गोल नहीं है, वो है चपटी हुई है जो है ना। पृथ्वी जो है क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव जो है ना, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव जो है ना चपटी है और बीच में जो है उभरी हुई है। ग्लोब क्या है? ग्लोब देखिए जो कि एक छोटा सा एक काल्पनिक रूप से बनाया गया है पृथ्वी के आकार का, जिसपे सभी महासागर देश दर्शाए गए हैं। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय है। तो आप ये बना लेंगे, ठीक है। इसका देखिए, इसका है प्रमुख याम्योत्तर का मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? शीत कटिबंध जो है किसके नज़दीक पाया जाता है? जैसे कि आप यहाँ देखिए ग्लोब में शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ग्लोब, ये ग्लोब यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए शीत कटिबंध जो है देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे होंगे शीत कटिबंध जो है ना, देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, मतलब दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव जो है ना दोनों तरफ पाया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ध्रुवों के देशांतर की कुल संख्या कितनी होती है? तो 360 डिग्री होती है। दक्षिण ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा।
ग्रिड जो है ना किसका जाल है? तो अक्षांशों, रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तर को ग्रिड जाल है। खाली स्थान को भरो। मकर रेखा स्थित है 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी। भारत का मानक याम्योत्तर जो है 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री। ठीक है। 0 डिग्री याम्योत्तर को जो है ना किस नाम से जाना जाता है? तो विषुवत। देशांतर के बीच की दूरी जो है ना ध्रुव की तरफ घटती है और उत्तर ध्रुव वृत्त जो है ना प्रधान इसको हो जाएगा गोलार्ध में स्थित है, यानी प्रधान गोलार्ध में स्थित है। उत्तर ध्रुव जो है ना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर ध्रुव कहाँ है? देखो उत्तर ध्रुव वृत्त जो है ना उत्तरी गोलार्ध में है और 0 डिग्री याम्योत्तर को प्रधान मध्याह्न के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन आंसर भी हो गया। तो हम लोग दूसरा चैप्टर समाप्त कर लिए। आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है। चलिए, जो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।